अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है यूथनेजिया। यूथनेजिया के अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि भी क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, क्या मॉरल एथिक्स हैं। हम कोर्स पढ़ रहे हैं बायोसेफ्टी और बायोएथिक्स का। अब जो उसका दूसरा पार्ट है वो हमारा है बायोएथिक्स। इस बायोएथिक्स के अंदर एक मेजर कंसर्न यूथनेजिया है। यूथनेजिया का मतलब क्या है? यूथनेजिया का मतलब है, फ्रॉम ग्रीक मीनिंग इट मीन गुड डेथ। इसका मतलब है गुड डेथ। व्हाट मीन गुड डेथ? एक गुड डेथ क्या होती है? क्या किसी का मरना दूसरे के मरने से आसान हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि इट्स बेटर टू डाई, या डू वी हैव अ राइट टू चूज़ टू एंड ऑफ लाइफ? क्या हमारे पास ये हक है कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर सकें? और क्या अगर हम किसी टर्मिनल इलनेस से गुजर रहे हैं या हम अपनी किसी टर्मिनल इलनेस से नहीं गुजर रहे, इन दोनों स्टेट में क्या हमारे पास राइट है कि हम अपनी लाइफ को एंड कर सकें? सो इन बातों से हम ड्राइव करते हैं व्हाट इज़ अ मीन बाय गुड डेथ। अब अगर गुड डेथ की बात करें, लेट्स सपोज हम एक सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो क्या है कि एक पेशेंट है जो ब्रेन डेड है, विच मीन वो पैरालाइज्ड है कम्प्लीटली, या वो कोमा में है पिछले 10 साल से। वो अपनी बेड से अपने उठ नहीं सकता। क्या उसके लिए एक डेथ जो है एक इजी वे साबित हो सकता है ताकि वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर दे, या उसके चाहने वाले उसकी लाइफ को ख़त्म कर दें? पहले हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट लोग हैं जो कोमा में हैं, जो अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकते या बात कर सकते हैं, उनके प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं। 1999 में एक साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर है, सिंगर, उसने ये कहा कि भी कि फॉलोइंग इश्यूज होते हैं पेशेंट्स के। उसने एक सर्वे किया। जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो क्या है? रिसीविंग एडिक्वेट पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट। कि आप उनको प्रॉपरली पेन मैनेजमेंट उनकी करें। मीन एक बंदा है जिसको कैंसर है, लास्ट स्टेज पे है, उसकी कीमोथेरेपी भी चल रही है। अब उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है, इतना कि वो बियरेबल नहीं होता उसके लिए। तो पेशेंट क्या कहता है? आई वुड नॉट वॉन्ट ए लॉट ऑफ पेन, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वे टू गो। वो कहता है कि मैं पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। 4 out of 10 डाइंग पेशेंट हैड सीवियर पेन मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये है कि पेन ऐसा होता है वो जो कॉन्टीन्यूसली उनको होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया। सेकंड है अवॉइडिंग इन अप्रोप्रिएट प्रोलंगेशन ऑफ डाइंग। कि आप अपने डाइंग के प्रोसेस को लंबा क्यों करें, उसको शॉर्ट कर दें। पेशेंट कहते हैं कि आई वुड नॉट वांट लाइफ सपोर्ट इफ़ आई एम गोइंग टू डाई एनीवे। अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मुझे लाइफ सपोर्ट नहीं चाहिए। 78% जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उनके सर्वे से हमें पता चलता है कि वो कहते हैं जी हमारी जो ट्रीटमेंट है वो बोरिंग है, कि भी हमें ये क्या करें, पिछले 10 साल से आपसे बेड के ऊपर ही हैं। प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग इनटू अबाउट साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स बट नॉट अ बिग पिक्चर। आपको बिग पिक्चर का नहीं पता कि रोल ऑफ फिजिशियन का है, क्या रियलिस्टिक पिक्चर है, क्या उसको मरना उसके लिए बेहतर है या आसान है। अब कंट्रोल ओवर एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। अब ये जो लाइफ का एंड करने का डिसीजन है, इसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? वो कहते हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी दैट आई कैन मेक चॉइसेस फॉर माई सेल्फ। ये पेशेंट कह रहा है कि मेरी लाइफ पे मेरा हक है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपनी लाइफ को एंड करूँ। मोर अबाउट द बिग पिक्चर डिसीजन दैट नैरो स्पेसिफिक डिसीजन अबाउट ट्रीटमेंट। और बिग पिक्चर पे देखें कि भी हम ये देख सकते हैं कि अपनी ट्रीटमेंट्स को नैरो डाउन करें या अवॉइड करें जो पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो। पेशेंट प्रोस्पेक्टिव्स के अंदर जो फोर्थ पॉइंट है, बीइंग ए बर्डन और लव्ड वन। वो लोग ये सोचते हैं कि भी जो पेशेंट है वो सोचता है कि मैं अपने जो मुझसे लोग प्यार करते हैं मैं उनके ऊपर एक बर्डन हूँ। मेकिंग सब्सिट्यूट डिसीजन, जो उनको इस चीज़ के ऊपर फोर्स करता है कि वो कोई अल्टरनेट डिसीजन ले, इवन के डेथ का या प्रोवाइडिंग केयर। आप देखें, ये कह सकते हैं कि भी एक पेशेंट है जो 10 साल से बेड के ऊपर है। अब उसकी फैमिली उसकी बेड चार्जेस दे रही है, उसकी मेडिकेशन दे रही है, उसके खाने पीने का दे रहे हैं, और 24 घंटे उनको या नर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी या फैमिली मेम्बर कोई वहाँ पे मौजूद होगा। तो पेशेंट ये समझता है कि मैं अपने लव्ड वन के ऊपर क्या हूँ, बर्डन हूँ, तो इस बर्डन को मुझे कम करना चाहिए। और जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लव्ड वन। Considering an evidence of directive helped me get closer to my family. There were so many times I wanted to get their opinion on certain things.
अब बहुत सी चीज़ों पे वो कहते हैं कि अभी हम अपने फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। अगर आपके फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप कोई डिसीजन पार्टिकुलरली नहीं ले सकते। सो ये हमारे पेशेंट प्रोस्पेक्टिव्स हैं जो कि उनको फोर्स करते हैं ताकि वो यूथनेसिया लें। यूथनेसिया का क्या मतलब है? यूथनेसिया का मैं दोबारा बता देता हूँ, मतलब ये है कि अपनी विल से अपनी लाइफ को एंड करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग कहेंगे कि भी इसका मतलब है कि वो सुसाइड करना चाहता है। ये सुसाइड से थोड़ा सा डिफरेंट है। सुसाइड जो बंदा होता है वो अपने होशोहवास में होता है, जबकि यहाँ पे है वो बंदा टर्मिनली इल है, वो अपनी जान खुद नहीं ले सकता, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरी लाइफ ख़त्म कर दी जाए अपनी विल से। तो ये यूथनेसिया है बेसिकली। अब देखें, यूथनेसिया को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं: विद होल्डिंग ट्रीटमेंट, विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट, टेकिंग एक्शन टू एंड समवन लाइफ, प्रोवाइडिंग समवन द मीन्स टू एंड हिज और हर लाइफ। पहला है विद होल्डिंग ट्रीटमेंट। विद होल्डिंग ट्रीटमेंट का ये मतलब है कि आप उसको ऐसी ड्रग्स या ऐसी दवाइयाँ प्रोवाइड करें जिससे उसकी डेथ हो जाए। विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट का ये मतलब है कि उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, मीन अगर वो रेस्पिरेटर के ऊपर है या वेंटिलेटर के ऊपर है, आप उसको हटा दें, या फिर आप ऐसे एक्शंस लें, तीसरा पॉइंट, कि जिससे उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए, या आप उसको कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें जिससे उसकी लाइफ ख़त्म होने के चांसेस हो। इन सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे बारी बारी। What all of them in common is that they involve situation in which, जिसका मतलब ये है कि भी इन सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के लिए क्या चाहिए? Someone, perhaps the patient's dream is better than person we are concerned with dies than effort to treat the patient continue, and some course of interaction is undertaken with the understanding that it will bring about the death of the person. अब इन स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि बजाय उसकी ट्रीटमेंट की जाए, ये बेहतर है कि वो बंदा मार जाए। और दूसरी स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जानबूझ के ऐसी लापरवाही की जाए जिससे उस पेशेंट की डेथ हो जाए। अब क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन इज यूथनेसिया एवर मॉरली ओके? क्या इसको हिस्ट्री में या अब कोई इसका ऐसा रिस्पॉन्स है कि इसको ठीक समझा जाता है? एवरी वन हैज़ हिज ओन कंसेप्ट। समटाइम लोग ऐसे होते हैं कि इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि उनको मौत आसान लगना शुरू हो जाती है। बट डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द ओनली वे, कि ये एक सिंपल वे नहीं है कि आपको मौत आसान लगनी शुरू हो गई है तो आप कह दें कि जी मैंने अपनी लाइफ एंड कर दी है। नो, अब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप कहें, एक केस है, suppose Tom has terminal cancer and all conventional treatments are failed। ठीक है, अब टॉम एक पेशेंट है जिसे टर्मिनल कैंसर है, तमाम जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं वो फेल हो चुकी हैं। अब दो तीन वे हैं। पहला वे ये है कि भी उसको ट्रीट ना किया जाए, जब उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा अल्टीमेटली वो कुछ दिनों में मर जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि भी एक न्यू मार्केट के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग आई है जिसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं एनिमल मॉडल पे या दूसरे पेशेंट्स के ऊपर, बट रिजल्ट के साथ साथ उसके बड़े ही अनप्लीजेंट किस्म के साइड इफेक्ट हैं। हो सकता है उसकी किडनीज फेल हो जाए, हो सकता है उसका लीवर डैमेज हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस केस में टॉम को क्या करना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप सोचें, अगर आप उसको डिसीजन दें, वो आपसे राय मांगता है कि मुझे एडवाइस करें कि मुझे ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाए, इसकी भी श्योरिटी नहीं है, बट अगर वो ठीक होता है तो हो सकता है साथ उसका लीवर डैमेज हो जाए या किडनी डैमेज हो जाए। तो ऐसे केस में आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? ये बात आपने माइंड में रखनी है कि उसको टर्मिनल कैंसर है। यूथनेसिया के हमारे पास आप कह लें कि तीन मॉडल हैं बेसिकली: असिस्टेड सुसाइड, वॉलंटरी वर्सेस नॉन वॉलंटरी यूथनेसिया, एक्टिव वर्सेस पैसिव यूथनेसिया। असिस्टेड सुसाइड में ये बेसिकली ये यूथनेसिया नहीं है, इसमें पर्सन अपने आप को खुद किल करता है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है बिटवीन यूथनेसिया एंड सुसाइड में। ये एक टेक्निक है जो डेवलप की थी डॉक्टर जैक कैब्रोकेन ने, और इस टेक्निक में होता ये है कि भी पेशेंट को सीडेटिव और ड्रग्स, जैसे ये आपको मॉडल दिखाया गया, इसको इंजेक्ट किया जाता है। आईवी लाइन है, यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड है, सीडेटिव है और सलाइन सोल्यूशन है।
इसकी बॉडी में इंजेक्ट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेथ हो जाती है। अब इन मॉडल में आप देखें दो बेसिक कैटेगरी हम करते हैं, एक है एक्टिव यूथनेसिया, एक है पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में वॉलंटरी यूथनेसिया एंड नॉन वॉलंटरी यूथनेसिया, जबकि पैसिव में वॉलंटरी यूथनेसिया, नॉन वॉलंटरी यूथनेसिया और इनवॉलंटरी यूथनेसिया। हम इनको बारी बारी अब डिस्कस करते हैं। एक्टिव यूथनेसिया में ऐसा होता है कि पेशेंट के साथ कुछ किया जाता है, मीन आप उसको ड्रग इंजेक्ट कर दें या आप कोई और मीन आप कह लें कि भी उसका सपोर्ट सिस्टम बंद कर दें, रेस्पिरेटर ऑफ कर दें, ये एक्टिव यूथनेसिया। ये यूएस के अंदर लीगल नहीं है, बट ये ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के अंदर लीगल है। इसके एग्जांपल में ड्रग्स और लीथल डोज आ जाती हैं। पैसिव यूथनेसिया में ये है कि भी आप उसको कोई डोज नहीं देते, बट यू अलाउ देम टू डाई, कि आप उसको उसके रहम करम पे छोड़ देते हैं, आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते। मीन अगर उसको हार्ट अटैक आ गया तो आप जो है ना उसका CPR उसको नहीं देते। तो इस किस्म के यूथनेसिया को आप पैसिव यूथनेसिया कहते हैं। जैसे क्रोमेटोग्राफ, आप कोई कैंसर पेशेंट है उसको कीमोथेरेपी नहीं दें या उसका रेस्पिरेटर वगैरह बंद कर दें। वॉलंटरी यूथनेसिया में ये होता है कि पेशेंट खुद रिक्वेस्ट करता है कि उसकी ट्रीटमेंट बंद कर दी जाए। जैसे अगर कोई कैंसर पेशेंट है या कोई किडनी का पेशेंट है और वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरी कीमोथेरेपी स्टॉप कर दी जाए या फिर मेरी डायलिसिस को बंद कर दिया जाए। नॉन वॉलंटरी यूथनेसिया में आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो अपना फ़ैसला खुद नहीं ले सकता, उसकी बजाय किसी और ने उसका फ़ैसला लेना है। जैसे किड्स हैं, कोई अगर ऐसा है, कोई ब्रेन डेड किड है, वो अपना फ़ैसला नहीं ले सकता, तो उसका फ़ैसला कौन लेगा? उसके पेरेंट्स लेंगे। इसी तरह अगर कोई एक्सीडेंट हुआ किसी का और वो कोमा में चला गया, पिछले 10 साल से कोमा में है, 15 साल से कोमा में है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? फिर उसके गार्डियन उसका डिसीजन लेंगे। इस केस में वो नॉन वॉलंटरी है। नॉन वॉलंटरी क्यों है? क्योंकि वो खुद उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पीछे हमारा था वॉलंटरी। वॉलंटरी में ये है कि वो खुद कह रहा है कि मैंने करना है, जबकि यहाँ पे वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। नेक्स्ट हमारे पास है इनवॉलंटरी यूथनेसिया। इस केस में पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है ट्रीटमेंट लेने से ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस। जैसे आप कहते हैं कि आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं, मीन कोई मेडिसिन है आपकी, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेट्स सपोज अगर आप कैंसर के इंजेक्शन लेते हैं और वो 1.5-2 लाख का एक इंजेक्शन है और हर 2 दिन बाद लगना है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। या इसी तरह कि भी आपके पास ऑर्गन की सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, और लेट्स सपोज आप कह लें कि सिंपल USA के अंदर 13,000 पेशेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट ऑर्गन का वेट कर रहे हैं। इस केस में जब आप उनको ऑर्गन नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? उनकी डेथ हो जाएगी। ये भी एक यूथनेसिया की टर्म में आता है कि भी आप वो इनवॉलंटरी है क्योंकि उसकी रजामंदी नहीं है, मगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ऑर्गन नहीं मिल रहा या वो मेडिकेशन अफोर्ड नहीं कर रहे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। ये भी एक किस्म का यूथनेसिया समझा जाता है। अब जो पेशेंट टर्मिनली इल हैं उनको केयर की ज़रूरत है। हम कहते हैं हेल्थ केयर सरोगेट। सरोगेट कहता है बारो करना, किसी को उधार पे लेना। डेफिनेटली अगर आप बीमार हैं तो आपको केयर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कंटिन्यूसली एक नर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अल्टीमेटली वो कौन होगा? आपका स्पाउस हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। अब जो आपकी लिविंग विल है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? एक पेशेंट है जो ब्रेन डेड है, सिर्फ अपनी आइज़ को ब्लिंक कर सकता है या सिर्फ ज़बान से बोल सकता है, अपनी बॉडी हिला नहीं सकता। अगर उसको हार्ट अटैक आता है या कोई ऐसी सीरियस बीमारी होती है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, या कोई और बीमारी हो जाती है जो उसकी जान ले सकती है, तो विल ये बताती है कि वो ये लिविंग विल ये बताएगा कि अगर मुझे ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो मेरा इलाज ना किया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए अपने रहम करम पे। अगर मैं ठीक हो गया तो हो गया, ना हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगी? डेथ होगी। इसमें उनका मकसद क्या होता है? इसमें मकसद यही होता है कि अल्टीमेटली मेरी लाइफ ख़त्म हो जाए, मैं अपनी लाइफ से तंग आ चुका हूँ। ये भी एक यूथनेसिया की टाइप है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में सबसे पहली जो एग्जांपल हमें मिलती है
वो 400 BC में है। हमारे पास जो सबसे बड़ा हिपोक्रेट है, जो हमारा सबसे बड़ा आप कह लें कि भी हिस्टोरियन है, वो कहता है आई विल गिव नो डेडली मेडिसिन टू एनी वन इफ़ आस्क्ड नॉट सजेस्ट एनी सच कोर्स। वो कहता है मैं किसी पेशेंट को ऐसी कोई दवाई नहीं दूंगा जिससे उसकी जान जा सकती है, अगर कोई मेरे पास मांगने भी आएगा मैं तब भी नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि मरने की विल आज से 400 साल पहले के लोगों की है। 673 में इंग्लैंड के अंदर सुसाइड को प्रोहिबिट करार दे दिया गया था। अब इसके अलावा 1647 के अंदर एक प्रोविडेंस प्लांटेनियंस है रोड आइलैंड के अंदर, कि अगर कोई बंदा सुसाइड कमिट करेगा तो उसकी जायदाद उसके रिश्तेदारों को नहीं मिलेगी, वो वहाँ का जो किंग होगा इंग्लैंड का, उस किंग को दे दी जाएगी। विच मीन ये एक वे था रोकने का, ताकि लोग सुसाइड ना करें, अपनी जान ना लें। 1800 के अंदर केंटकी के अंदर ये रूल पास किया गया कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की सुसाइड करने में हेल्प करेगा तो उसको समझा जाएगा कि उसने मर्डर किया है। बेशक वो सुसाइड वो बंदा खुद करता है, अगर वो उसको मेडिसिन प्रोवाइड करता है या कोई और मीन से उसकी हेल्प करता है, उसको इमोशनल करके उसको करता है, तो वो उसको क्या समझा जाएगा, मर्डर समझा जाएगा। 1828 के अंदर अमेरिका के अंदर मीन आप कह लें बिटवीन 1857 से 1865 के अंदर, पार्टिकुलरली न्यूयॉर्क के अंदर एक क्रिमिनल कोड पास किया गया। इसके मुताबिक जो बंदा किसी दूसरे पर्सन को कोई सुसाइड की असिस्ट करने में लिए कोई मदद फ्राहम करेगा उसको मुजरिम समझा जाएगा और उसका एक्शन क्रिमिनल कोड के अंदर लिया जाएगा। इसमें यह है कि वो उसको पॉइजन ड्रग दे सकता है या किसी और मदद से तरीके से उसकी, या उसको वेपन कोई प्रोवाइड कर सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा करेगा उसके अगेंस्ट मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा और उसको उसकी सज़ा दी जाएगी। 1860 के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर सुसाइड को क्राइम करार दे दिया गया। विच मीन ये सारे रूल हैं जो कि यूथनेजिया और सुसाइड को प्रोहिबिट कर रहे हैं। 1920 के अंदर एक बुक पब्लिश हुई जिसका टाइटल था परमिटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ नॉर्थवर्ड ट्री ऑफ लाइफ। इस बुक के अंदर एक साइकेट्रिस्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ फेयरबर्ग से प्रोफेसर ऑफ लॉ भी था, उसमें 3-4 लोगों ने मिलकर उन्होंने डेथ असिस्टेंस को लीगल करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा मरना चाहता है तो उसको कंट्रोल कंडीशन के अंदर जो है ना वो ड्रग दी जाए और उसको परफॉर्म करे, कौन करेगा, फिजिशियन करेगा। विच मीन उसकी लाइफ को अगर एंड ही करना है तो एक मीन लेस पेनफुल मेथड से करें। इसी बुक की बुनियाद पर इनवॉलंटरी यूथनेजिया जो कि नाजी जर्मन ने, जो हिटलर था, इसकी भी आगे हम बात करेंगे, हिटलर ने इसको बेस बनाया और बहुत से लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब नाजी जर्मन अडॉल्फ हिटलर ने उसने ऑर्डर दिया कि वाइड स्प्रेड मर्सी किलिंग ऑफ द सिक एंड डिसेबल। 1939 में दूसरी जंग अजीम के वक्त हिटलर ने यह कहा कि जो बंदे भी सिक, बीमार हैं या डिसेबल हैं या क्रिपल हैं, उन सबको मार दो, और उसने लिटरली मार दिया। तो ये भी एक किस्म का यूथनेजिया, मर्डर भी है, यूथनेजिया भी है। इसी तरह 1935 में द यूथनेजिया सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड वाज फॉर्म्ड, बनाई गई, जिसका मकसद क्या था कि यूथनेजिया को प्रमोट किया जाए। 1995 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर राइट्स ऑफ द टर्मिनली इल 3 एक्ट जो है ना अप्रूव हो गया, जिसका यह मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यूथनेजिया को लीगल करार दे दिया। 1994 में ओरेगन स्टेट के अंदर यूथनेजिया को लीगल करार दे दिया गया। कौन सी यूथनेजिया को? असिस्टेड सुसाइड को। ओरेगन में ये स्टेट में ये रूल पास होने के बाद कैलिफोर्निया में, मिशिगन में, मेन में, हवावे में, अरिजोना में, वर्मोंट में सिमिलर बिल पास करवाने की कोशिश की गई, मगर सारे बिल क्या हो गए? फेल हो गए। 2002 में यूथनेजिया को बेल्जियम में लीगल करार दे दिया। 2005 में नीदरलैंड ने चाइल्ड यूथनेजिया को लीगल करार दिया। मेन उन्होंने बिल पास कराने की कोशिश की। चाइल्ड यूथनेजिया मेन ऐसे बच्चे जो डिसेबल पैदा होते हैं, जो बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बेड के ऊपर होते हैं, उनको उन्होंने बिल पास कराने की कोशिश की कि उनको यूथनेजिया दे दिया जाए। असिस्टेड सुसाइड क्या है?
अब असिस्टेड सुसाइड ये है कि भाई जब कोई दूसरा पर्सन एक पर्सन की हेल्प करता है। अब वो हेल्प कैसे हो सकती है कि वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, गाइडेंस प्रोवाइड करे, उसको वो तरीके प्रोवाइड करे, उसको हेल्प प्रोवाइड करे इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स या वेपन्स, ताकि वो अपनी लाइफ खुद ले सके। तो ये कहलाती है असिस्टेड सुसाइड। जब एक डॉक्टर किसी दूसरे बंदे को हेल्प करता है ताकि वो सुसाइड कर सके, इसको बोलते हैं फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। सो बेसिकली ये भी एक यूथनेसिया की टर्म है जिसको हम फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड या असिस्टेड सुसाइड बोलते हैं। ओरेगोन डेथ विद डिग्निटी 1914 में जो है ना इसको असिस्टेड सुसाइड को लीगल करा दिया गया। उन्होंने कहा ऐसा बंदा जो ओरेगोन स्टेट का रिहायशी हो, प्लस वो किसी टर्मिनल डिजीज से सफ़र कर रहा हो और वो अपनी एक्सप्रेस ओपन करे, रिटर्न में दे कि मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ, अगर वो ये करता है तो उसको असिस्टेड सुसाइड प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये एक रूल पास किया बजाय इसके कि वो पेन से थोड़ा थोड़ा करके तकलीफ में रहे, उसको राइट दे दिया गया है ताकि वो अपनी लाइफ खुद ले सके। इस लॉ के अंदर 37 लोगों ने 2004 के अंदर यूथनेसिया की रिक्वेस्ट फाइल की, जिसमें से 60 प्रिस्क्रिप्शंस लिखी गई 40 डिफरेंट फिजिशियन में। मीन असिस्टेड सुसाइड का मतलब क्या है? फिजिशियन आपको ड्रग लिख के देगा और आपकी हेल्प करेगा यूथनेसिया को इनकॉर्पोरेट करने में, जिसमें से बहुत से लोग हॉस्पिटल में आके उन्होंने जो है ना यूथनेसिया को अडॉप्ट किया और इनकी मीडियन एज कितनी थी? अप्रॉक्सीमेटली 64 के करीब थी। अब हॉस्पाइस केयर क्या है? एंड ऑफ लाइफ हॉस्पाइस केयर ये है कि भी वो उनको सिर्फ ऐसी ड्रग्स देते थे जो सिर्फ और सिर्फ उनका पेन ख़त्म करता था, विच मीन उनकी सफरिंग कम नहीं करता था, सिर्फ उनका पेन कम करता था और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती थी जब वो यूथनेसिया लेते थे। ये हैं डॉक्टर जैक कैवरोकेन, जिन्होंने असिस्टेड सुसाइड की बुनियाद रखी और इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को यूथनेसिया भी दिया, जिसके अंदर आप कह लीजिए पहले 5 केसेस हैं जो डॉक्टर जैक ने परस्यू किया, उनको यूथनेसिया दिया। इन 1990 के अंदर जेनेट एटकिंस था एक पर्सन जिसको अल्जाइमर डिजीज़ थी और फीमेल थी और उनकी एज 54 ईयर थी, उसको इन्होंने यूथनेसिया दिया। शेरी मिलर 1991 के अंदर फीमेल थी, 43 ईयर थी, मल्टीपल सिंड्रोम्स थे उनको। मार्जोरी बाउंड्स 1991 के अंदर फीमेल थी, 58 ईयर ओल्ड, एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन की उनकी शिकायत थी। सूजन विलियम 1992 के अंदर फीमेल थी, 52 ईयर्स एज थी, इनको भी मल्टीपल सिंड्रोम था। लोइस एफ हॉइस 1992 के अंदर फीमेल थी जो कि 52 एज इनकी थी और उनको भी लंग कैंसर था। अब उनके मोस्टली जो केसेस थे वो टर्मिनली इल थे। डॉक्टर कैवरोकेन के, जैक कैवरोकेन के, ये उनकी तस्वीर है और ये उनकी मशीन है जो उन्होंने डेवलप की गई थी। ये रिपोर्टर उनके आगे हैं कि भी उन्होंने असिस्टेड सुसाइड उनको प्रोवाइड किया था। अब सुसाइड क्यों? उसकी रीज़न वही है कि जिन लोगों ने सुसाइड किया उनमें से 36 का ये कहना था कि वो अपने चाहने वालों पे, अपने लव्ड वन पे, अपनी फैमिली के ऊपर क्या है बर्डन है। 34 लोगों का ये बयान था कि भी जो कैंसर का पेन है उनके लिए वो बियरेबल नहीं है। 15 लोगों ने ये कहा कि भी हम इस टाइम पेन में हैं, हमने डायग्नोज हो गया कैंसर, हम ज़्यादा से ज़्यादा भी ज़िंदा रहे तो हम 6 माह से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगे। जिनमें से 13 लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से ही इनकार कर दिया और 10 लोग ऐसे थे जो पहले से सुसाइड की कोशिश कर चुके थे। इन सब लोगों ने यूथनेसिया लिया था। और जो डॉक्टर जैक कैवरोकेन है, उनकी 93 रिपोर्ट्स हैं लॉयर के मुताबिक कि उन्होंने 93 लोगों को असिस्टेड सुसाइड प्रोवाइड की, मीन यूथनेसिया प्रोवाइड किया। और इसमें से कुछ और भी हैं जो लोग अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते थे, एनोनिमस रहना चाहते थे, विच मीन एक्चुअल नंबर 93 से ज़्यादा है। 60 मिनट इंटरव्यू नवंबर 22, 1998 में डॉक्टर जैक कैवरोकेन ने एक ऑनलाइन, मीन आप कह लें कि एक लाइव शो था। एक पेशेंट था थॉमस जो,
52 ईयर एज थी, हु वाज सफरिंग फ्रॉम लो कैरिक्स डिजीज़। ये बेसिकली आपके ब्रेन के जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ये काम करना छोड़ जाते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी में फ्लूइड हो जाती है। इन्होंने उसका असिस्टेड सुसाइड ऑनलाइन, मीन आप कह लें कि भी लाइव ब्रॉडकास्ट, उस टाइम ऑनलाइन सिस्टम तो नहीं होता था, लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया। अब उस लाइव ब्रॉडकास्ट में उन्होंने उसको असिस्टेड सुसाइड या यूथनेसिया प्रोवाइड किया, और इस एक्ट की वजह से लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई। और फिर इन सारी केसेस की बिना पर इन 1992 में डॉक्टर जैक कैलिक को कन्विक्टेड किया गया मेन सेकंड डिग्री मर्डर के केस में, और उनको मिशिगन जज ने उनको 10 से 25 साल के 25 साल के तकरीबन उनको क्या की सज़ा सुनाई है। उन्होंने ये कहा कि भाई ये असिस्टेड सुसाइड क्या है, ये एक किस्म का मर्डर है, ये आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे बल्कि आप उनको मार रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉज की, असिस्टेड सुसाइड के ऊपर, एक्टिव यूथनेसिया के ऊपर, पैसिव यूथनेसिया के ऊपर, और लीगल इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। यूथनेसिया जो है वो जापान, बेल्जियम और नीदरलैंड में लीगल है। सबसे पहले हम जापान की बात करते हैं। 1995 में जापान ने यूथनेसिया को लीगल कर दिया, मगर उसमें 4 क्राइटेरिया आपके मीट करने चाहिए। पहला, अनबियरेबल पेन हो, प्रॉक्सिमेट डेथ, मतलब ये है कि भी उसकी आपको श्योर हो कि उसकी डेथ होनी है। नो अदर वे टू रिलीव पेन, पेन को कम करने का कोई और तरीका ना हो, और ये है कि भी आपके पास क्लियर कंसेंट होना चाहिए। तो आप पैसिव यूथनेसिया दे सकते हैं, विदाउट कंसेंट इज अलाउड इफ रिलेटिव कंसेंट। अगर पेशेंट खुद कंसेंट नहीं दे सकता तो उसके रिलेटिव भी जो है ना कंसेंट दे सकते हैं। अगर ये 4 कंडीशन मैट करें तो जापान के अंदर यूथनेसिया लीगल है। अब जापान में यूथनेसिया लीगल है, मगर जापान में एक सर्जन को जो है ना अक्यूज़ किया गया, विच मीन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने लोगों की जान ली है। ये 50 ईयर्स ओल्ड सर्जन था, और इसने तकरीबन 7 लोगों को वो कहते हैं कि जी मारा है, और उसको सज़ा भी मिली। उसकी स्टोरी क्या है? उसकी स्टोरी ये है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करता था, और उसने कहा कि मैंने लोगों को डिग्निटी से मारा है बजाय इसके कि वो पेन से मरते। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ कहती हैं कि भी उसने फैमिली से, उनके रिलेटिव से कंसेंट लिया था, मगर उसने हॉस्पिटल की जो एथिकल कमेटी है उससे कंसेंट नहीं लिया था, जिसमें 4 आदमी और 3 औरतें थी, जिनकी एज 50 से 90 के दरमियान थी, और जिनमें से इन 7 में से 5 को कैंसर था। अब इस इवेंट का पता कैसे चला? जब एक हेड नर्स ने उस डॉक्टर को, अपने स्टाफ को कहते सुना कि भी इसका रेस्पिरेटर, एक 70 ईयर्स ओल्ड स्ट्रोक पेशेंट था, उसका रेस्पिरेटर रिमूव कर दे। उसने आगे रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर था उसने मीडिया को बताया कि भी ये उसका अपना तरीका है चीज़ों को बेहतर बनाने का, मगर वो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और इसने अपने कंसेंट भी लिया है रिलेटिव से, बट उसके रिलेटिव कहते हैं कि भी उन्होंने उनसे कंसेंट नहीं लिया, और उसने अपनी मर्जी से खुद जो है ना रेस्पिरेटर को रिमूव किया। तो इस केस की बिना पर उस डॉक्टर को जो है ना सज़ा दी गई, और उसको मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लगाया गया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉज है हमारे पास, इसमें बेल्जियम और नीदरलैंड के अंदर यूथनेसिया क्या है? लीगल है। 1995 में राइट्स ऑफ द टर्मिनली इल 3 एक्ट पास किया गया। ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न टेरिटरी बिकम द ओनली जुरिडिक्शन इन द वर्ल्ड विद बोथ लीगलाइज असिस्टेड यूथनेसिया, असिस्टेड सुसाइड एंड यूथनेसिया। ऑस्ट्रेलिया ने असिस्टेड सुसाइड प्लस यूथनेसिया दोनों को लीगल करार दे दिया, और इस लॉ को बाकायदा 1996 से प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया गया। यूथनेसिया टू चिल्ड्रन, डच गवर्नमेंट ने नॉन वॉलंटरी यूथनेसिया इन्फेंट्स के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबीज थे, बच्चे थे, उनके लिए अलाउ किया। इस गवर्नमेंट ने कहा कि भी इस प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर कोई बच्चा टर्मिनली इल है और उसकी रिकवरी की कोई चांस नहीं है, और 2 डॉक्टर इस बात पे एग्री हैं कि वो वाकई टर्मिनली इल है, तो उसको यूथनेसिया
दिया जा सकता है विद डेफिनेटली विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। बेल्जियम ने मई 28, 2002 में रूल को मीन आप इसके रूल बनाए हैं यूथनाइजिया को लीगल करने के लिए, और इसका बाकायदा सितंबर 23, 2002 से इसको यूज़ भी किया जा रहा है, जिसमें आपके बच्चों के लिए भी, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, और ऐसे लोग जो अडल्ट हैं, जो आप कह लें कि भी टर्मिनल इल हैं या पैरालाइज्ड हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोगों ने इस लॉ को यूज़ किया है और अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर दी। ऑस्ट्रेलिया में एक और डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर फिलिप। इन्होंने एक नया मेथड डेवलप किया जिसका नाम है डेथ बाय लैपटॉप, और इस मेथड के ज़रिए उन्होंने 4 लोगों की मदद की उनको सुसाइड करने में। ये डॉक्टर फिलिप हैं और ये उनकी मशीन है डेथ बाय लैपटॉप। ये एक लैपटॉप है, इसके साथ ये सिरिंज है जो उसकी बॉडी में लगी होती है, प्लस यहाँ से वो मॉनिटर करता है, इसके अंदर डोज होती हैं, और फिर जब वो बेसिकली लैपटॉप उनसे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछता है। जब वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं तो इस मशीन के ज़रिए एक केमिकल उस पर्सन की लिथल डोज उस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब बेसिकली 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आर यू अवेयर दैट इफ़ यू गो अहेड टू द लॉक स्क्रीन एंड प्रेस द बटन येस बटन यू विल बी गिवन अ लिथल डोज ऑफ मेडिसिन एंड डाई। तो उसने आंसर करना होता है येस या नो। सेकंड क्वेश्चन, आर यू सर्टेन यू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू प्रोसीड एंड प्रेस द येस बटन ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल डाई, येस या नो। इन 15 सेकंड यू विल बी गिवन अ लिथल इंजेक्शन, येस और नो। अगर वो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर येस में दे देता है तो मशीन ऑन हो जाती है और 15 सेकंड के बाद उसके बॉडी के अंदर एक लिथल डोज ड्रग की इंजेक्ट हो जाती है और उस पर्सन की फिर डेथ हो जाती है। अब ये जो डॉक्टर हैं डॉक्टर फिलिप, ये अभी तक न्यू मेथड ढूंढ रहे हैं ताकि लोगों को यूथनेसिया में हेल्प कर सकें। कनाडा के अंदर भी यूथनेसिया को लीगल करार दे दिया गया है। इनका एक बिल है C407 जिसके अकॉर्डिंग बोथ यूथनेसिया एंड असिस्टेड सुसाइड आपके लिए अलाउ है, जो लोग क्रॉनिक सफरिंग से हैं या जिनको मेंटल पेन है। और इसमें एक चीज़ है कि भी वो कहते हैं यूथनेसिया देने के लिए आपको फिजिशियन की ज़रूरत नहीं है, कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपनी लाइफ एंड करना चाहते हैं वो उनकी लाइफ है, वो उनका राइट है, वो जब चाहें अपनी लाइफ को एंड कर सकते हैं। जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूथनेसिया को लीगल कर दी हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान उसमें टॉप ऑफ द क्लास है, बट यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है जो कि यूथनेसिया को लीगल करे। यूनाइटेड नेशन भी इसके अगेंस्ट है, बट कुछ डिबेट चल रही है कि जो लोग डिसेबल हैं या टर्मिनली इल हैं उनका क्या किया जाए। सिमिलरली हमारे पास कैथोलिक चर्च है जो कि स्ट्रॉन्गली अपोज करता है यूथनेसिया को। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ केस स्टडीज़ हैं जिसमें 5 केसेस हैं केरन एंड क्विनलिन का, 2 टेल्स फ्रॉम कैटरीना, टेरी शोएबो एंड बेबी एमडी का। पहला केस है हमारे पास कैरन का। 1975 में एक 21 ईयर ओल्ड वीमेन नेम जिसका कैरन नाम था, जिसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ और जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया और वो कम्प्लीटली कोमा में चली गई। कुछ महीनों के बाद डॉक्टर ने उनको बताया कि भी उसकी रिकवरी के होने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और कैरन के पेरेंट्स ने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि उनका आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटा दिया जाए, मगर हॉस्पिटल ने उसको इस रिक्वेस्ट को जो है ना रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने माना नहीं। कैरन्स के पेरेंट्स फिर चले गए मेन आप कह लें कोर्ट चले गए। डेफिनेटली वो पेरेंट्स थे, वो अपनी बेटी को इस तरह से एक ज़िंदा लाश की तरह नहीं देख सकते थे। वो चाहते थे कि भी अगर उसकी ज़िंदगी है वो उसको मारना नहीं चाहते थे। यहाँ पे आप समझे कि वो उसको ये चाह रहे थे कि भी बस वो नेचुरली अगर वो ब्रीथ कर सकती है तो वो करे, बस रेस्पिरेटर उनका हटा दिया जाए। उन्होंने असिस्टेड सुसाइड की उस तरह से डिमांड नहीं की। वो कोर्ट में चले गए 1976 में कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने उनके पेरेंट्स के हक़ में फ़ैसला दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भी
सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है ना अलाउ कर दिया कि भी पेरेंट्स के पेरेंट्स जैसे चाहते हैं तो पेशेंट जो है वो डिग्निटी के साथ उसकी डेथ हो जाए। तो इस डिसीजन के बाद उसका रेस्पिरेटर टर्न ऑफ कर दिया गया। 1976 में उसका रेस्पिरेटर टर्न ऑफ किया गया। रेस्पिरेटर टर्न ऑफ करने के बावजूद भी जो कैरन थी वो सांस लेती रही, मैंने उसका सांस बंद नहीं हुआ और वो 1985 तक जिंदा रही। 1985 में अपने कॉन्शियस में आए बगैर, मीन उसका कॉन्शियस वापस नहीं आया मगर उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे इस केस स्टडी का मतलब ये है कि भाई अब पेरेंट्स अपनी बेटी को उस सिचुएशन में नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने यूथनेसिया की डिमांड नहीं की, उन्होंने ये डिमांड की कि आर्टिफिशियल सिस्टम उसका हटा दिया जाए उनकी बेटी के ऊपर से, ताकि अगर उसने ज़िंदा रहना है तो नेचुरली ज़िंदा रहे। और आप देखें 1976 में हटाने के बाद 1985 में जाके उसकी डेथ हुई और मेन डेथ होने के बावजूद जिस अरसा में वो रेस्पिरेटर के बगैर रही, इस सारे एरिया में उसको होश कभी नहीं आया। तो ये एक केस स्टडी है जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि आप किस कंडीशन में यूथनेसिया को या आप किस तरह से उसको ले सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी केस स्टडी है जिसको हम कहते हैं द टेल ऑफ टू चॉइसेस, जिसमें हरिकेन कैटरीना, हॉस्पिटल केस और असिस्टेड लिविंग केस की हम बात करते हैं। ये हरिकेन कैटरीना ये है कि भी ये एक तूफ़ान आया था जो कि आप कह लें कि भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये तूफ़ान यहाँ से चलता 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 इसने शिद्दत इख्तियार कर ली और न्यू ऑरलिन्स के पास ये बड़ा शदीद किस्म का तूफ़ान था, आंधी तूफ़ान वगैरह, और इसने बड़ी तबाही फैलाई थी। और इस तूफ़ान के दौरान तकरीबन 200 लोगों की डेथ हुई है न्यू ऑरलिन्स हॉस्पिटल के अंदर। और बहुत से लोग बेघर हुए और उनका हेल्थ डिपार्टमेंट को उनको रिपोर्ट किया। हॉस्पिटल के अंदर बहुत से लोगों जो मरीज़ ज़ेर इलाज थे उनकी भी डेथ हुई। इस सिचुएशन में जो हॉस्टल का स्टाफ था उस हरिकेन के दौरान उनके लिए एक बड़ा ही टफ डिसीजन था कि वो क्या करें। अब उनके पास डिफरेंट किस्म के पेशेंट थे, ऐसे पेशेंट थे जो टर्मिनली इल भी थे और दूसरी साइड पे आपके पास ऐसे पेशेंट थे जो दर्द से चिल्ला रहे थे हरिकेन की वजह से। उनमें से एक डॉक्टर था, उसने कहा कि मैंने लोगों के दर्द को ख़त्म करने के लिए उनको मार्फिन के इंजेक्शन लगाए। अगर उससे एक इंजेक्शन से उसका काम नहीं हुआ तो हमने 2 इंजेक्शन लगाए, ताकि बजाय इसके कि वो घुट घुट के मरने के या पेन से मरने के लिए दे डाई विद द डिग्निटी, और वो ताकि उनकी मौत आसान हो सके। और वो कहते हैं कि ये मर्डर नहीं, यही कंपैशन है, हमने तो उसके साथ हमदर्दी दिखाई है ताकि वो अपनी बजाय इसके कि भी इस सिचुएशन में जीने के वो डाई विद द डिग्निटी ले सकें। डॉक्टरों ने कहते हैं कि हमने 3 कैटेगरीज बनाई, ऐसे जो ट्रॉमराइज थे मगर सर्वाइव कर सकते थे, जिनको अर्जेंट नीड थी, और जो डाई थे। और वो कहते थे जो डाई होने वाले पेशेंट थे उनको उन्होंने यूथनेसिया का सहारा लिया, और जिनको अर्जेंट थी उनको केयर दी, और जो ट्रॉमराइज थे मगर सर्वाइव कर सकते थे उनको बाद में हमने उनकी मेडिकल केयर प्रोवाइड की। हरिकेन के बाद हॉस्पिटल्स के अंदर ये सिचुएशन थी कि बिजली की कट डाउन हो गई, मीन रेस्पिरेटर लोगों के बंद हो गए, और उसके बाद आप कह लें कि भी जब बिजली कट डाउन होती है तो लूट मार का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने बंदूकें गने लेके चोरियाँ और डकैतियाँ करनी शुरू कर दी। ऐसी कंडीशन में वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं था, और बजाय इसके कि हम उनको मरने के लिए छोड़ दें हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इवन वो कहते हैं मेडिकल स्टोर भी बंद है। एक और वो केस में कहते हैं कि भी जब हरिकेन आया उस टाइम एक ऐसा पेशेंट था, मैन था, जिसका वज़न था 380 पाउंड। अब उस केस में हमारे पास हम लिफ्ट भी बंद थी, हम उसको उठा के बाहर मूव नहीं कर सकते, तो हमारे पास 10 सेकंड का था कि हम या तो उन लोगों की जान बचाएं जो कि जिनको हम मदद कर सकते थे, या हम इसकी एक बंदे की जान बचाएं, उसमें भी शायद हमारे लिए पॉसिबल ना होता। तो वो कहते हैं कि हमने बड़ा टफ डिसीजन लिया कि हम क्या करें, और उनका कहना है वी आर गोइंग टू हेल्प हिम टू हेवन। तो उनमें से एक वोमेन कहती है कि भी हमने इसकी मदद की है ताकि वो जन्नत को पहुंच जाए। वेल दे हैव वेरी टफ डिसीजन व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन। ये एक और केस स्टडी है जिसमें नर्सिंग होम के ऑनर थे जिनको नेग्लिजेंस की वजह से सज़ा हुई, जिसमें सॉल्वेडर एंड मेबल मैंगो हस्बैंड एंड वाइफ थे। वो कहते हैं इनकी लापरवाही की वजह से 34 लोगों की जान गई है न्यू ऑरलिन्स के अंदर। वो कहते हैं जी जब हरिकेन आने वाला था उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म किया गया था कि वो मूव कर लें, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन लोगों को इन्फॉर्म करें,
बट बजाय उन्होंने उन लोगों को इन्फॉर्म करने की बजाय अपनी जान बचाई और वहाँ से भाग गए। और वो कहते हैं कि भी उन्होंने पूछना चाहिए था कि क्या वो पेशेंट जो हैं उनके नर्सिंग होम में वो मूव होना चाहते हैं, मगर उन्होंने नहीं पूछा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 34 पीपल डाइड इन दैट डे। तो इसकी इस बिना की वजह पे, क्योंकि ये 34 लोग थे, तो उन्हें 34 काउंट की सज़ा सुनाई गई और हर काउंट तकरीबन 5 साल का था, विच मीन दे गॉट अ बिग पनिशमेंट फॉर दैट ओनली फॉर द नेग्लिजेंस। इसी तरह ये अप्रॉक्सीमेटली 140 नर्सिंग होम में डिफरेंट लोगों की डेथ हुई, और वो सिर्फ और सिर्फ उनकी आप कह लें कि नाअहली की वजह से या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की वजह से भी, और गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट चार्ज लिया और उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए। अब एक और केस है हमारे पास टेरी शिकागो का। टेरी शिकागो 1998 में उसको हार्ट अटैक हुआ और मैसिव ब्रेन डैमेज हुआ और वो कॉमा में चली गई। वो 3 साल में कॉमा में रही। कॉमा से उठने के बाद वो प्रिसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही। इसका मतलब है कि वो खुद से खा पी नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी ज़्यादा, बट शी वाज अलाइव। टेरी के हस्बैंड ने 1990 में उसे हार्ट अटैक हुआ, तब से वो बेड के ऊपर है, वेजिटेटिव स्टेट पे है, विच मीन वो फीडिंग ट्यूब से ही खाना खा सकती है। 1998 में उसने कोर्ट में अपील की कि उसकी फीडिंग ट्यूब रिमूव कर दी जाए, मगर जो टेरी के पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि भी हम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि टेरी एक कैथोलिक है और वो कभी भी अपनी जान नहीं लेना चाहेगी। हम पीछे भी बात कर चुके हैं, जो कैथोलिक चर्च है वो यूथनेसिया के स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये टेरी के फादर और मदर हैं, और ये टेरी का हस्बैंड है, ये टेरी है। अब अगर आप देखें कि ये एक ब्रेन है जो कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का है, और ये टेरी का ब्रेन है जो कि आप कह लें कि भी आपको यहाँ ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका ब्रेन मोस्टली डेड हो चुका है। अब टेरी के हस्बैंड ने क्योंकि इतना टाइम हो चुका था, 10 साल गुजर चुके थे, उसने दूसरी शादी कर दी, उसके बच्चे भी थे। अब उसके हस्बैंड ने उसके पेरेंट्स को, टेरी उस पेशेंट का नाम है जो बीमार है, जो वेजिटेटिव स्टेट में, उसके हस्बैंड ने उसके पेरेंट्स से मिलना से मना कर दिया। इवन उसके पेरेंट्स को मिलने के लिए कोर्ट से जो है ना परमिशन लेनी पड़ी, और फिर उसने केस किया दोबारा, और वो केस वो जीता। उसमें उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर 2003 में उसकी फीडिंग ट्यूब रिमूव कर दी गई। टेरी के पेरेंट्स फिर जो है ना कोर्ट चले गए और उस ऑर्डर को रीस्टेन करवाया और उसकी ट्यूब को री इंसर्ट कर दिया। टेरी के हस्बैंड ने फिर से केस किया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और मार्च 18, 2005 को उसकी फीडिंग ट्यूब दोबारा से रिमूव कर दी गई। और अल्टीमेटली 2005 को जब उसकी फीडिंग ट्यूब रिमूव की, तो 31 मार्च 2005 को उसकी डेथ हो गई। 1990 में ये उस जो औरत थी बेड के ऊपर थी, और उसके बाद 15 साल बाद अल्टीमेटली उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और इवन उसके हस्बैंड ने वहाँ पे उसके पेरेंट्स को उसके फ्यूनरल में भी नहीं आने दिया, और उसकी बॉडी को जलाकर किसी सीक्रेट पोजीशन पे स्टोर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर केस आता है यूथनेसिया का, कि भी वो अपने फैमिली बर्डन से, क्योंकि वो लीगल गार्डियन था, उसका फर्स्ट हस्बैंड था, और वो तंग आ चुका था उससे, कि भी उसकी केयर करके, उसके ऊपर मनी स्पेंड करके, अल्टीमेटली उसने एक ये वे चुना कि भी उसकी मेडिकल पैसिव यूथनेसिया एक किस्म का, कि उसकी लाइफ को ले लिया जाए, क्योंकि अगर उसकी फीडिंग ट्यूब बंद कर दी जाएंगी, उसका खाना नहीं मिलेगा, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट केस हमारे पास है बेबी एमबी का। एमबी नाम इसमें जो है ना थोड़ा सा इन्होंने एनोनिमस रखा हुआ है। एमबी इज़ ए 19 मंथ ओल्ड बेबी बॉय जिसकी स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और ऑलमोस्ट टोटली वो पैरालाइज था, और उसको सांस लेने के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। वो चबा भी नहीं सकता था, च्यू नहीं कर सकता था, स्वेलो नहीं कर सकता था। डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसकी लाइफ जो है ना आप कह लें कि भी बेनिफिट कम है, और इसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और ये आप कह लें आउट पेड है, विच मीन ये एक किस्म का बर्डन है। बट उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो ज़िंदा रहे, डॉक्टर्स चाहते थे कि नहीं, इसकी लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए। तो उसकी मदर ने कोर्ट में केस कर दिया, और हाई कोर्ट ने कहा कि भी वो कॉन्शियस है, चाइल्ड उसको बताया,
उसकी माँ ने बताया कि वो मूवीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स देता है, आंखें फ्लिक करता है जैसे शार्क, फाइंडिंग नीमो जैसी, मगर टीवी शोप या दूसरे बोरिंग न्यूज़ चैनल को रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिसका ये मतलब है कि उसका ब्रेन काम कर रहा है। देन कोर्ट के अंदर इसकी पूरी सुनवाई हुई और अल्टीमेटली जज ने ये फैसला दिया कि बच्चे को जिंदा देना चाहिए अनलेस इसका हार्ट बंद करना खुद ना स्टॉप हो जाए। हाँ, अगर इसका हार्ट काम करना बंद हो जाता है या इसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है पैसिव यूथनेसिया की, कि आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करें, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। अब हमारे पास कुछ फिलोसफिकल व्यूज़ हैं जिसमें जेम्स रेचल्स, जेम्स विलियम्स एंड मार्गरेट बैटन है। जेम्स रेचल कहती हैं he argues that there is no moral difference between passive and active euthanasia. मीन एक्टिव और पैसिव यूथनेसिया में कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर आइदर बोथ मॉरली परमिसिबल और बोथ आर रॉन्ग, या तो दोनों ठीक हैं या दोनों गलत हैं। उसके अकॉर्डिंग ही क्लेम्स दैट दे आर बोथ मॉरली परमिसिबल। वो कहती है कि भाई ये दोनों परमिसिबल हो सकते हैं। ही थिंक्स दैट देयर आर टाइम व्हेन द पेन एंड सफरिंग ऑफ द इंडिविजुअल शुड लीड अस टू हेल्प देयर सफरिंग। वो कहता है कि इस स्टेज पे हमें ऐसा लगता है कि इनका पेन इतना ज़्यादा है कि हमें लगता है कि इसका पेन ख़त्म कर देना चाहिए, विच मीन सम हाउ शी इज सपोर्टिंग यूथनेसिया। बिशप जेम्स कहते हैं कि द गॉड हैज़ प्रोविडेंस ऑफ मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। गॉड के हाथ में ज़िंदगी और मौत का निज़ाम है। फर्दर ही क्लेम दैट इंटेंशनल किलिंग इज ऑलवेज रॉन्ग, कि जानबूझ के किसी को मारना गलत है। ही थिंक्स बोथ पैसिव एंड एक्टिव यूथनेसिया आर रॉन्ग, yet he admits that there are cases such as infinite that is suffering from a painful and incurable condition what the doctor should make baby feel good and withhold treatment, hence passive euthanasia। वो कहता है ये दोनों ही गलत हैं, बट अगर कोई एक छोटा बच्चा इन्फेनेट है, वो खा पी नहीं सकता और उसकी ऐसी कंडीशन है जो नाकाबिल क्योर है, उस केस में हो सकता है कि डॉक्टर उसको पैसिव यूथनेसिया का, विच मीन उसका इलाज ना करें, ये हो सकता है। बट इट वॉज ओके बिकॉज गोल वॉज नॉट इंटेंशनली जस्ट ईजिंग ऑफ पेन, के मीन आप उसको उसके रहम कदम पे छोड़ दें पैसिव यूथनेसिया में, ताकि अल्टीमेटली उससे जो है ना पेन उसका रिलीफ हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा आसानी पैदा कर सके। Margaret Bennett, she argues that because of a Secretary of Healthcare resources, medical treatment ought to be the withheld from the elderly। वो कहता है क्योंकि हमारी मेडिकल की जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, तो इसलिए अगर ऐसे कोई ओल्डर पेशेंट हैं जो टर्मिनली इल है, उधर से हटा के यंग लोगों को देनी चाहिए। दिस इज इन फैक्ट आर्ग्यूइंग फॉर पॉजिटिव पैसिव यूथनेसिया बिकॉज यू आर विदहोल्डिंग लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। इनका कहने का मतलब है बूढ़े लोगों को देने की बजाय आप यंग और ओल्ड लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी है उनको दी जाए। शी आर्ग्यूज फॉर दिस बिकॉज शी थिंक्स दैट द रिसोर्सेज विल सर्व द कम्युनिटी बेटर इफ दे आर स्पेंट ऑन द यंगर स्टेटमेंट ऑफ पॉपुलेशन। अगेन वही बात कि एक डिफरेंट, डेफिनेटली आप इस राय से इख्तलाफ रख सकते हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय होती है कि भी वो इसको कैसे आर्ग्यू करते हैं और किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक अगर कोई फैसिलिटी, अगर एक वेंटिलेटर है, एक 70 साल का एजड पर्सन है और एक 20 साल का यंग पर्सन है, दोनों की कंडीशन सेम है, तो आप वो एक वेंटिलेटर किसको देना चाहेंगे, इसकी बेस पे वो ये कह रही है। इसके अलावा कुछ केस स्टडीज़ हैं, आप यहाँ से यूट्यूब के इन चैनल से जो है आप देख सकते हैं, और एक मूवी है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो भी इसी एक टॉपिक पर बनी हुई है, यूथनेसिया के टॉपिक पे। अगर आपको मौका मिले तो आप इसको देखिएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर यूथनेसिया का क्या कंसेप्ट है। दो एस्पेक्ट हैं एज यूजुअल। पहला है जो इसके फेवर में है, वो कहते हैं कि सिविलाइज सोसाइटी के अंदर पीपल को उसकी पावर होनी चाहिए, राइट है कि वो डाई इन डिग्निटी विदाउट पेन कर सके। सेकंड वो कहते हैं कि क्योंकि सुसाइड क्राइम नहीं है सो यूथनेसिया भी क्राइम नहीं है। और जो इसको डिसअप्रूव करते हैं वो कहते हैं गॉड हैज़ फॉरबिडन इट, दे से यू मस्ट नॉट किल, कि गॉड ने लाइफ को सैक्रेड बनाया है तो आपको भी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ह्यूमन लाइफ इज़ सैक्रेड,
ह्यूमन बीइंग्स आर मेड इन गॉड इमेज, गॉड गिव्स पीपल लाइफ, सो ओनली गॉड हैज़ द राइट टू टेक इट अवे, कि खुदा ने ही ज़िंदगी दी है और खुदा ने ही वापस लेनी है। सबसे पहले इस्लाम, डेफिनेटली इस्लाम के अंदर ये हराम है, क्योंकि सुसाइड भी हराम है तो यूथनेसिया भी हराम है। Muslim believe that all human life is a sacred because it is given by Allah and Allah chooses how long each person will live. ये हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है कि हमारी कितनी लाइफ है। कुरान पाक में आता है, 2 जगहों पे ये आयतें हैं, टेक नॉट लाइफ विच अल्लाह मेड सैक्रेड अदरवाइज दैन इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, जो अल्लाह ने ज़िंदगी को पाक बनाया है तुम उसे मत लो, वरना तुम्हारे दिल हशर के दिन तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। डू नॉट किल और डिस्ट्रॉय योर सेल्फ और वेरीली अल्लाह हैज़ बीन टू यू द मोस्ट मर्सीफुल। दूसरी जगह पे आया है कि भी अपनी ज़िंदगी मत लो क्योंकि अल्लाह तुम पे बड़ा मेहरबान है। इन आयतों से क्लियरली वाज़ेह होता है कि इस्लाम कभी भी सुसाइड या यूथनेसिया की इजाज़त नहीं देता। सेकंड, क्रिश्चियनिटी एक बड़ा रिलीजन है दुनिया में, मोस्टली क्रिश्चियन इसके अगेंस्ट है, क्योंकि वो कहते हैं लाइफ इज़ गिवन बाय गॉड एंड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मेड इन गॉड इमेज। अल्लाह खुदा ने ज़िंदगी दी है और खुदा की इमेज पे ही लोगों को बनाया गया। कुछ चर्चेज हैं आल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग विद द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेथ। वो कहते हैं जो नेचुरल प्रोसेस है डेथ का, उसके साथ आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो क्रिश्चियनिटी में भी ये अलाउ नहीं है। देन जुडाइज्म, जूइश मेडिकल एथिक्स डिवाइड किए गए हैं 2 चीज़ों में। कुछ लोग कहते हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। इन 1970s जो लोग नॉर्मली वॉलंटरी यूथनेसिया को वो लोग अपोज करते हैं, बट पैसिव यूथनेसिया को लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में कि भी टर्मिनल इल है या कोई ऐसी सिचुएशन है उसको वो अलाउ करते हैं। जापान के अंदर जो मेजर रिलीजन है वो डिशेंटो है और उनकी आबादी तकरीबन 69 पे है, और इनके अंदर जो वॉलंटरी पैसिव यूथनेसिया है वो अलाउ है। इन शेंटो द प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ यूजिंग आर्टिफिशियल मीन इज अ डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट अगेंस्ट लाइफ, बट वो वॉलंटरी एक्टिव यूथनेसिया के अगेंस्ट हैं, और प्लस वो ये भी कहते हैं कि आप आर्टिफिशियल वे से ड्रग लेके आप जो है ना उसकी तौहीन कर रहे हैं। इट मीन बाकी टाइप के जो यूथनेसिया हैं वो डिशेंटो के अंदर अलाउ नहीं है। देन हमारे पास बुद्धिज़्म है। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीजन है और बुद्धिज़्म बात करता है कंपैशन की। कंपैशन आप कहते हैं कि लोगों के साथ हमदर्दी, रहमदिली और प्यार के साथ होना चाहिए, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि लोगों की सफरिंग और पेन को ख़त्म करना चाहिए थ्रू यूथनेसिया। मगर फिर भी वो ये समझते हैं कि ये एक इमोरल है टू इम्बर्क एंड on any course of action whose aim is to destroy human life irrespective of the quality of individual's motive. In short वो ये कहते हैं कि भी आप कुछ स्टेजेस पे या कुछ कंडीशन में यूथनेसिया को अलाउ कर सकते हैं, मगर ओवरऑल ये क्या है, इमोरल है। अब ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें या समराइज़ करें कि 2 हैं, एक इसके फेवर में है, एक इसके अगेंस्ट है। और जो आर्गूमेंट इसके फेवर में है वो कहते हैं पेनलेस डेथ है, speedy termination of physical and emotional suffering, safe family life, organ can be put to another use के भी आप organ donate कर सकते हैं, relief mental suffering for the patient and his relatives कि आपके relative और आपके जो close relatives हैं उनकी mental suffering end हो जाती है। यूथनेसिया provide a way to relieve extreme pain, आप extreme pain से आपकी जान छूट जाएगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जिनकी लो है उससे बेहतर है कि वो कहते हैं कि लाइफ को ख़त्म कर दें। और यूथनेसिया फ्री अप मेडिकल फंड टू हेल्प अदर पीपल, मीन जो मेडिकल फंड एक टर्मिनल इल पेशेंट पे सर्व हो रहे हैं या जो आप कह लें जिसके ज़िंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है, उसकी बजाय आप किसी और पेशेंट पे लगा सकते हैं। और फ्रीडम चॉइस है कि भी द राइट टू कमिट सुसाइड, वो कहते हैं कि भी आपकी अपनी लाइफ है तो हक भी आपका अपना है, क्योंकि वो किसी गॉड को, किसी को, रिलीजन को नहीं मानते। वो कहते हैं ये हमारी लाइफ है, हम जब चाहें इसको ख़त्म कर दें। और लास्ट वन, पीपल शुड नॉट बी फोर्स टू स्टे अलाइव, और लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो लाजमी ज़िंदा रहें।
और जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो कहते हैं ये दिस इज़ एन एक्ट ऑफ डेवल, और आप जब इसको डीमंस एंड डेवल्स दिस इज एक्ट ऑफ, और जब आप अपनी लाइफ को ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी लाइफ को डीवैल्यू कर रहे हैं, आप नेचर के प्रोसेस को डीवैल्यू कर रहे हैं, इवन आपकी डिस्करेज कर रहे हैं जो लोग इसकी मेडिकेशन ढूंढ रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि भी लाइफ के किसी स्टेज पे वो बिल्कुल ठीक हो जाए, वी डोंट नो। सो वो कहते हैं कि इसके अगेंस्ट हैं वो लोग कि भी यूथनेजिया नहीं होना चाहिए, वो इसकी फेवर नहीं करते हैं। अगर ये हर बंदा यूथनेजिया ले लेगा तो मेडिकल साइंस में तरक्की कैसे आएगी, ठीक है, और आपका बिलीफ कहाँ पे जाएगा। यूथनेजिया devalues human life. Euthanasia can become a mean of healthcare cost contaminant. Euthanasia will become non-voluntary. Euthanasia would not only be for people who are terminally ill. ये वही बातें जो भी हमने डिस्कस की कि भी ये फिर ऐसा नहीं रहेगा कि भी सिर्फ टर्मिनली इल पेशेंट के लिए नहीं आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा कहेगा कि भी हमें यूथनेजिया दे दें। इसका मतलब है कि आपकी डीवैल्यू हो जाएगी लाइफ, और लोगों को यूँ समझ लें कि बहाना मिल जाएगा अपनी लाइफ ख़त्म करने का, मर्डर करने का, और ये चीज़ें कहीं और राह पे चल निकलेंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरीज हैं, हम इंशाल्लाह इनको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।